So let us begin our lecture about these doctrines with the first doctrine, that is the doctrine of election. ये शब्द कहाँ सुना है हमने सबसे ज्यादा? जब हम वोट देने जाते हैं। और इलेक्शन क्या होता है? जो कैंडिडेट्स है, काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना इलेक्शन में, उनमें से कोई एक जब सिलेक्ट होता है, जब इलेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्शन। तो वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये जो डॉक्ट्रीन दिया है ना, तो वो डॉक्ट्रीन भी हमें ऐसा ही दो राइट के बीच का इलेक्शन बताता है। तो इसका क्लियर मतलब सिर्फ ये है कि जब दो राइट्स मिलेंगे या दो ऑप्शन मिलेंगे, तो उन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, दैट इज ए और बी, ये दो ऑप्शन हमें मिलेंगे, उसमें से एनी वन वी कैन एक्सरसाइज, तो दैट इज इलेक्शन। बेसिकली व्हेनेवर यू गेट दिस वर्ड डॉक्ट्रीन, ठीक है, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल्स यूजुअली होते हैं वो आते हैं जजमेंट्स से, ठीक है, उन्हें प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है, या फिर ये आते हैं कन्वेंशंस से, ठीक है। पर हमारा जो डॉक्ट्रीन या हम जो डॉक्ट्रीन्स आज पढ़ने वाले हैं, वो सारे डॉक्ट्रीन्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं। वो सारे डॉक्ट्रीन्स हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही मिलेंगे। हमें उसके लिए जजमेंट्स को एनालाइज करने की, प्रेसिडेंट्स या कन्वेंशंस को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली उनकी डिटेल्स के लिए वी विल लुक एट द जजमेंट्स, बट प्राइमरीली दिस इज अ नॉवेल प्रोविजन जहां डॉक्ट्रीन ही एक्ट के अंदर दिया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज सेक्शन 35 से। Section 35 says where a person professes to transfer. तो यहाँ ट्रांसफर ये वर्ड नहीं यूज किया है, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर ये वर्ड यूज किया है। प्रोफेसेस टू ट्रांसफर का मतलब होता है दैट ही डज एन एक्ट और ही मेक्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ही मेक्स एन इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, ट्रांसफर के पहले की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसफर करने की कोशिश, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर a property which he has no right to transfer. We have learned in our previous class, that is the first part of this lecture series, कि there are two things that are needed for a transferor. One is he should be competent to contract, and secondly, he should be authorized to transfer. So he should have a right to transfer. So in this case, he has no right to transfer, but he makes a document to transfer something which he has no right to transfer. And as a part of the same transaction, means in the same instrument, he confers some benefit on the owner. Owner मतलब उस पे क्यों benefit दे रहा है? Because owner के पास right होता है ना transfer करने का, तो he is giving some benefit to the owner. So वो जो owner है, he will exercise the doctrine of election. He will either choose कि मैं ये instrument को either accept करूंगा या फिर मैं reject करूंगा, ठीक है। He will either accept that instrument or he will reject it. ठीक है, let us understand this better with a example, with case studies. When we will study them with examples, तो आपको ये काफी clear हो जाएगा. And I will ensure कि all of you remember the principle always. Conceptually आपको इस चीज पे clarity रहे. अब जब वो इधर कंफर्म करेगा, अगर वो इंस्ट्रूमेंट को कंफर्म करता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो पूरा का पूरा
एप्लीकेबल होगा। उसमें जो जो लिखा है वो सब हमें मानना पड़ेगा। All the terms you have to accept. But if he dissents from it, if he rejects that instrument, so there will be two things. If he says, no, I will not accept it, then he has to first relinquish the benefit. ये जो benefit उसको मिलने वाला है ना, वो उसको return करना पड़ेगा। return किसको? इस transferor को। और ये जो बेनिफिट है वो किसके पास चला जाएगा? वो ट्रांसफरर के पास चला जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला इंसान है उसके पास चला जाएगा। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट इज देयर। तो ये हमने ऊपर ऊपर से ना सेक्शन की वर्डिंग्स को समझ लिया। तो क्या होगा? दो तीन चीजें हैं, बहुत सिंपल है। लेट अस जस्ट रिवाइज इट क्विकली। कि एक इंसान है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, he has no right to transfer it, but still he makes an instrument to transfer that property over which he has no right. And as a part of the same transaction, as a part of the same instrument, he confers some benefit on the owner, on the actual owner of that property. So now the doctrine of election will come into picture, that the owner will either choose, he will either select that he has to accept that instrument or he has to reject it. This is the basic of section 35. Let us now move to a case study so that you are clear on this topic. So assume there are three people, Mr. C, Mr. X and Mr. Y. इसमें C owns a farm. What is the value of this farm? 8 lakhs. ठीक है? Now X, he makes a gift deed. Who makes it? Mr. X. By way of that gift deed, he says, I will give 10 lakh rupees to Mr. C. And for that he has to transfer his farm to Mr. Y. मतलब उसने एक ही deed से, through one gift deed, he did two things by way of gift deed. एक है उसने दो गिफ्ट दिए, एक है उसने 10 लाख रुपए दिए to Mr. X, and second thing that he gave was he gave a farm to Y. Sorry, he gave 10 lakh to Mr. C. Pardon me, okay? Please excuse me. He gave 10 lakhs to Mr. C and he gave a farm to Mr. Y. Now who owns the farm? The farm is owned by, उसका खुद का गिफ्ट था क्या? वो कैसे गिफ्ट दे सकता है दूसरे का फार्म? नहीं दे सकता ना। बट उसने ये डीड तो बना दी। तो अब किसके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का? द ऑप्शन इज विथ मिस्टर सी, हु इज द ओनर of that farm, to either accept this deed in full or reject it. So now, because Mr. C is the owner, he has an option either to accept this whole gift deed or he has an option to reject it. इफ ही एक्सेप्ट्स द डीड, ठीक है, विच इज द केस वन। दो ही चीज हो सकती है, एक तो वो गिफ्ट डीड मानेगा या वो गिफ्ट डीड रिजेक्ट करेगा, बट either one has to be chosen, and who has to choose? Mr. C. So if he accepts the gift deed, then simple, as per the terms of that deed, he will get rupees 10 lakhs and Mr. Y will get the farm. Okay, who will give that 10 lakh? Mr. X will give that 10 lakhs. To who? Mr. C. And what will Mr. Y get? Mr. Y will also get a farm. या फिर second option है, that is, or he can either do this or that. That is the second case. So in the second case, Mr. C ने
reject the gift deed. In this, what will happen? Now, who was the owner of the farm? एक होता है ओनर, एक होता है ट्रांसफरर और तीसरा होता है ट्रांसफरी, राइट? तो ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर सी. Who is the owner? The owner is Mr. C. Who is the transferor? It is Mr. X. And who is the transferee? It is Mr. Y. So, if Mr. C says, no, I don't accept your gift deed, then he will keep his farm. The farm will remain with Mr. C. वो जो 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स मिस्टर सी को देने वाले थे, वो क्यों देने वाले थे? उनके फार्म के बदले में देने वाले थे. उन्होंने बोला था कि मैं मेरे गिफ्ट के अंडर आपका सी का फार्म देता हूँ मिस्टर वाई को और आपको 10 लाख रुपए. पर क्योंकि मिस्टर सी ने वो गिफ्ट डीड ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन्हें वो 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे. वो 10 लाख रुपए एक कंडीशन पे मिलने वाले थे कि अगर आप अपना फार्म वाई को दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा. ठीक है? तो बिकॉज उन्होंने अपना फार्म वाई को नहीं दिया तो उन्हें भी 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे. इस सब में वाई को कुछ मिला नहीं. तो वाई क्या हो गया? वाई हो गया काफी सैड. उसे कुछ भी नहीं मिला. गिफ्ट डीड हुई, मिस्टर सी को ऑप्शन मिला, उसका तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ. बट ही गॉट वेरी सैड दैट ओके आई वाज सपोज्ड टू गेट 10 a farm, now I'm getting nothing. So he was supposed to get that farm ना. So what is the value of the farm? The farm is worth 8 lakhs. उसको क्या मिलने वाला था? 8 लाख जितने की चीज मिलने वाली थी. तो अब हम क्या करेंगे? मिस्टर वाई को 8 लाख रुपीज देंगे एज अ कॉम्पनसेशन. वो कौन देगा? ये 10 लाख रुपए जो है ना, उसमें से हम देंगे, मिस्टर एक्स देंगे. ठीक है? सो दिस theory or this doctrine is based on a principle that a person cannot appropriate and reprobate at the same time. That is, if there is an instrument, that is for example a gift deed in this case, if he is taking the benefit out of that instrument, अगर वो इसमें से 10 लाख रुपए लेंगे, if he will take the 10 lakhs, that is the benefit out of that instrument, then he will also have to bear its burden. He will also have to lose his farm. I hope you all are clear with the first doctrine, that is doctrine of election.